हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा फैराडे लॉ। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे रिगार्ड टू फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ पर क्या है कि जैसे इनका लॉ है, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे केज, फैराडे रोटेटर, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लॉ इन्होंने दिए थे। उन्हीं में से एक लॉ दिया था इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कहलाया है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आइए आज हम इन लॉस को, दो लॉस इन्होंने दिए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फैराडे लॉ जो दिया गया था वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिशर्स थे, माइकल फैराडे। इन्होंने दिया था 1833 में। जो फर्स्ट लॉ है अपना रिगार्ड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दिया था इन्होंने 1833 में, और यही कहलाया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे टोटल इन्होंने दो लॉ दिए थे। इन दोनों लॉ को हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के। हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की। तो फैराडे के हिसाब से जो फर्स्ट लॉ है इनका, उनके हिसाब से क्या है, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट। मतलब ये कि हमें मालूम है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है कि यहाँ पर होता ये है कि हमें मालूम है कि एक जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से जो है लाइब्रेशन होता है, और दूसरे पे होके जो भी इसके पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने लॉ दिया था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर ये बताया गया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिशन और लिब्रेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है। जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ाते जाने पर इसमें डिपोजिशन और दूसरी तरफ से लाइब्रेशन ज़्यादा फास्ट होते जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मैथमेटिकल हम एक्सप्रेशन अगर से समझें तो ये होता है W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जहाँ पर W क्या है, मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइब्रेटेड और डिपोजिटेड, और Q है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे हमें मालूम है कि Q जो होता है वो इक्वल्स टू होता है I इंटू टी के। I जो है करंट है और T जो है हमारा टाइम है। और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। जेड जो होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है। तो इस टाइप से जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनल साइन को हटा देने पर यहाँ पर Z आ जाएगा, और जब Q की वैल्यू रखेंगे हम, जो कि होती है I इंटू टी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। अब एक हम देखें कि अगर हम करंट को मान ले 1 कि 1 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है पर 1 सेकेंड में, तो हमारा जो नई इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी W इज इक्वल्स टू Z। मतलब जो हमारा अमाउंट ऑफ लाइब्रेशन और अमाउंट ऑफ डिपोजिशन है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के। अब डायग्राम के हेल्प से हम इसको समझते हैं। हमें मालूम है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि एक बीकर होता है, बीकर में हम दो इलेक्ट्रोड्स को डीप कर देते हैं और देन एक बैटरी से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइड जो रहेगा वो हमारा कैथोड बनता है मालूम है, और जो पॉजिटिव साइड होता है वो हमारा एनोड बनता है। तो होता क्या है, एनोड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, यहाँ से जो इसके पार्टिकल है लाइब्रेट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बबल्स के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया, रेड कलर के सर्कल्स जो बबल्स बनाए, ये क्या कर रहा है, इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइब्रेट हो रहा है यहाँ से, और ये जाके डिपॉजिट होने लगते हैं अपने अपोजिट वाले इलेक्ट्रोड में। तो ऐसी में ये जो कैथोड है इसमें जाके ये डिपॉजिट होने लगे। तो यही जो अमाउंट ऑफ डिपोजिशन, इस पे जो डिपोजिशन का अमाउंट है और इसका जो लाइब्रेशन का अमाउंट है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर इस पूरी सर्किट में फ्लो ऑफ करंट कितना हो रहा है। इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लाइब्रेशन और डिपोजिशन भी यहाँ पर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड का लाइब्रेशन बढ़ते जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन भी बढ़ते जाएगा।
तो यही था फैराडे का फर्स्ट लॉ, जिसमें हमें बताया गया कि डिपोजिशन किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर या लाइब्रेशन किसी इलेक्ट्रोड से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के या चार्ज के उस सर्किट में। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को। ओके, फैराडे के फर्स्ट लॉ के बाद हम बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। तो फैराडे का सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड ये बोलता है कि व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which connected in a series, then the total amount of libration and deposition is directly proportional to their equivalent weight। मतलब ये कि हम अब क्या कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक सीरीज़ में कनेक्ट करके उनमें सेम अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये जो अमाउंट ऑफ लाइब्रेशन और या अमाउंट ऑफ डिपोजिशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उनका केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट कितना है। वहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विवेलेंट वेट के ऊपर रेट ऑफ डिपोजिशन और रेट ऑफ लाइब्रेशन यहाँ पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट लॉ में हमने जहाँ पे बात किया था कि रेट ऑफ लाइब्रेशन और रेट ऑफ डिपोजिशन डिपेंड कर रहा था हमारा किस चीज़ पे, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट सेम रखा है। इलेक्ट्रिसिटी दोनों या तीनों जितने भी हम सेल लेंगे उनमें सेम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो लाइब्रेशन और डिपोजिशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उनका इक्विवेलेंट वेट क्या था। तो इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है CuSO4 के रूप में और एक लिया हमने AgNO3, मतलब ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, ये दूसरा। इनको हमने कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ के थ्रू और इनमें सेम अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं। अब यही बोला गया कि होगा क्या कि जैसे मान लें अब अमाउंट ऑफ डिपोजिशन और अमाउंट ऑफ लाइब्रेशन इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उनका इक्विवेलेंट वेट कितना था। तो अगर से मैं बोलूँ मास ऑफ कॉपर डिपोजिशन, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। सेकंड, अब मैं बात करूँ मास ऑफ डिपोजिशन, मास ऑफ Ag डिपोजिशन की, सिल्वर का डिपोजिशन क्या रेट से होगा। तो ये भी इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा कि हमने एक सेल ये लिया, एक सेकंड ये लिया, इनको हमने सीरीज से कनेक्ट किया और सेम अमाउंट में हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया। अब जो अमाउंट ऑफ डिपोजिशन या अमाउंट ऑफ लाइब्रेशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट वेट कितना था। इसको आप ऐसे भी समझ लो, मान लो मैंने 5 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ABCD ये जो 5 स्टूडेंट हैं इनको मैंने पढ़ाया। अब सभी को मैंने सेम चीज़ पढ़ाया, मतलब सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर क्या इनके नंबर सेम आएंगे, क्या इनके मार्क्स सेम आएंगे, ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि इनकी कैचिंग पावर कितनी थी। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, इनके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ। तो ये था फैराडे के दोनों लॉस जिसे हमने समझा। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछें, और वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू सो मच।